नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक गुट निरपेक्षता, अर्थ एवं उदय के कारण पढ़ेंगे। यानी आज के वीडियो में हम गुट निरपेक्षता का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ और इसके उदय के क्या कारण रहे पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता विश्व में एक नया मार्ग था, एक नई अवधारणा थी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा शीत युद्ध से अलग रहने की नीति अपनाई गई। शीत युद्ध के दोनों गुट जो थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उनसे पृथक रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय कुछ राष्ट्रों द्वारा लिया गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र इसमें शामिल थे। ये वे राष्ट्र थे जो अपने विशिष्ट वैचारिक स्वरूप के अनुरूप अपना विकास करना चाहते थे, गुटों से दूर रहना चाहते थे। ये नए स्वतंत्र हुए थे तो स्वतंत्र रहना भी ये चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक नया मार्ग विश्व को दिया। और इस मार्ग के जो लीडर थे, जो नेता थे, उनमें 3 नाम मुख्य आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो। इन तीनों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया इन राष्ट्रों का। और ये एक अलग ही रीति नीति विश्व में इन्होंने दी। 1961 में प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या मात्र 25 थी, जो आज 120 हो गई है। यानी प्रारंभ में 25 राष्ट्र ही बेलग्रेड का जो प्रथम अधिवेशन इस संगठन का हुआ, सदस्य 25 ही हुआ करते थे। और आजकल इसके सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात अधिवेशन होता है और अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। प्रति 3 वर्ष पश्चात इसका अधिवेशन होता है और अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्र वे हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हों। यानी ये कुछ शर्तें थी, कुछ कंडीशंस थी जो नए राष्ट्रों को ध्यान में रखनी थी। उनके अनुसार गुट निरपेक्ष राष्ट्र वो थे जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों और शक्ति या सैनिक गुटों से पृथक रहना चाहते हों। अर्थात एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुट निरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अलग तरह के राष्ट्र थे। अतः गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी स्वतंत्र आंतरिक नीति, यानी अपनी स्वतंत्र रीति नीति अपनाने वाले राष्ट्र गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाए। जो पहला अधिवेशन इसका हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, जो बढ़ करके 120 आज की तारीख में हो गई है। अब हम पढ़ेंगे
गुट निरपेक्षता के कारण क्या रहे, क्या कारक रहे, इसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए या इसके उदय के लिए? पहला कारण आता है शीत युद्ध। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारण पड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला है शीत युद्ध। शीत युद्ध के तनावपूर्ण वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध का माहौल संपूर्ण विश्व में बहुत ही तनावपूर्ण था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य 1945 से लेकर के 1990 तक चलता रहा था। यह एक तरह का स्नायु युद्ध था, द्वंद्व युद्ध था, वाक युद्ध था, प्रचार युद्ध था और संपूर्ण विश्व में तनाव का माहौल शीत युद्ध की वजह से पैदा हो गया था। तो नव स्वतंत्र राष्ट्र इन किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे और इस तनाव के माहौल से अपने आप को दूर रखना चाहते थे। इसलिए कहें तो सबसे प्रमुख कारण जो है या जो वजह जो रही गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय की, सबसे प्रमुख वजह ही शीत युद्ध रहा। शीत युद्ध का तनावपूर्ण माहौल रहा। शीत युद्ध का जो है संपूर्ण विश्व में जो एक तरह का दबाव और तनाव का जो माहौल विश्व में पैदा था, उससे दूर रहने का निर्णय जो है नए राष्ट्र लेना चाहते थे। तो इनके द्वारा जो तरीका अपनाया गया उसी को एक तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। दूसरा प्रोत्साहन देने वाला कारक था मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों की एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वह यह कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हों, बल्कि महाशक्तियों के प्रभुत्व से एकदम मुक्त प्रतीत भी हों। यानी ये राष्ट्र नए नए आज़ाद हुए थे और कई वर्षों तक ये महाशक्तियों के ही गुलाम रहे थे। इसलिए आज़ाद होने के पश्चात फिर से किसी भी गुट में शामिल होने का तात्पर्य होता कि फिर से गुटों की अधीनता में जाना। इसलिए ये महाशक्तियों की आपसी द्वंद्वता, आपसी तनाव से दूर रहना चाहते थे और अपना स्वतंत्र तरीका, अपने ढंग से विकास का जो तरीका हो सकता था उसे अपनाना चाहते थे। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी, क्योंकि कमज़ोर राष्ट्र थे, अगर ये किसी गुट में शामिल होते तो पूर्ण रूप से उनके निर्देशों को इनको मानना होता, तो फिर से एक तरह की नई गुलामी उनको झेलनी पड़ती। तो इससे दूर रहने के लिए ये राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा बने या उसके सदस्य बने। तो साइकोलॉजिकली भी ये जो है इन गुटों से अलग रहना चाहते थे, शीत युद्ध से भी दूर रहना चाहते थे, शांति से अपना विकास करना चाहते थे। इसलिए भी गुटों से ये राष्ट्र दूर रहे। तीसरा कारण आता है सैनिक गुटों से पृथक रहना। ये राष्ट्र जब आज़ाद हुए दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात बारी बारी से, तो उसमें जो शीत युद्ध के माहौल की वजह से संपूर्ण विश्व में सैनिक संगठनों का प्रभुत्व था, सैनिक संगठनों का बाहुल्य था। अमेरिका द्वारा नाटो, सीटो और सेंटो संगठन बनाए हुए थे और अमेरिका का उद्देश्य साम्यवादी प्रसार को रोकना था। साम्यवादी गुट सोवियत संघ ने भी वार्सा संगठन बना रखा था और जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे वे भी इन सैनिक संगठनों की ओर खींचे जा रहे थे। लेकिन जो गुट निरपेक्ष सिद्धांत के समर्थक राष्ट्र थे, उन्होंने उन नए राष्ट्रों को रोका भी और स्वयं भी सैनिक गुटों से अलग रहे। उनका उद्देश्य था कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, इसलिए इन सैनिक गुटों से अपने आप को पृथक रखेंगे और अपने हिसाब से विकास से करेंगे।
तो सैनिक गुटों से भी ये अलग रहना चाहते थे, शांति से अपना विकास करना चाहते थे, तनाव से दूर रहना चाहते थे। चौथा आता है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा थी। इन राष्ट्रों में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप के अनुरूप विकास की अभिलाषा थी, क्योंकि अगर ये सोवियत गुट में शामिल होते तो इन्हें नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ती, साम्यवादी अर्थव्यवस्था इनको अपनानी पड़ती, और यदि ये पूंजीवादी गुट में शामिल होते तो अधिकाधिक उदारीकरण या पूंजीवाद को ही अपनाना इनको पड़ता। इसलिए ये इससे दूर रहना चाहते थे और अपना जो भी इनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा रही, इनकी आर्थिक परंपरा रही या इनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी रही, उसके अनुरूप ही अपना विकास करना चाहते थे। इसी का एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि भारत ने आज़ाद होने के पश्चात न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, न साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, बल्कि एक बीच का मार्ग अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ सरकारी करण भी रहा, प्राइवेट उद्योग भी रहे, खुलापन भी रहा और नियंत्रण भी रहा। तो ये अपने अनुरूप, अपने एक विशिष्ट वैचारिक स्वरूप के अनुरूप अपना विकास करना चाहते थे और इसमें ये सफल भी रहे। उदय के कारणों में आगे आता है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। ये राष्ट्र नए नए स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्रता का वास्तव में उपभोग करना चाहते थे, किसी न किसी महाशक्ति के अधीन ये राष्ट्र रहे थे। तो फिर से इन गुटों में शामिल होकर के और उनके निर्देशों को मानने की बजाय इन्होंने सोचा कि हम अपने अनुरूप विकास करेंगे, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भी कोई सुनी जाए, ये इनकी इच्छा थी। तो एक स्वतंत्र विदेश नीति ये अपनाना चाहते थे। इसलिए भी ये लोग जो है एक नए मार्ग की ओर बढ़े जिसे गुटनिरपेक्ष मार्ग कहते हैं, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। कारणों में आगे आता है आर्थिक कारण, आर्थिक कारक कहें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण या प्रमुख कारणों में से एक आता है आर्थिक कारण। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। ये राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से या कहें तो हर दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए राष्ट्र थे। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, सैनिक दृष्टि से भी ये कमज़ोर राष्ट्र थे, क्योंकि एक लंबी अधीनता इन्होंने महाशक्तियों की झेली थी। इसलिए इनको हर दृष्टि से अपना विकास करना था, आर्थिक विकास भी करना था, सैनिक और तकनीकी दृष्टि से भी अपना विकास करना था। इसलिए इनका प्रमुख उद्देश्य ही विकास ही था, आर्थिक विकास था, तकनीकी विकास था। इस उद्देश्य के लिए इनको जहाँ से भी आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता मिलती ये लेना चाहते थे। तो एक गुट में शामिल होने का तात्पर्य था कि दूसरे गुट से सहायता न ले सकें। इसलिए इन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे और जहाँ से भी आर्थिक सहायता इनको मिली, इन्होंने भरपूर आर्थिक सहायता ली और अपना आर्थिक विकास किया। उदाहरण के तौर पे हम भारत का भी ले सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी आर्थिक सहायता लेता रहा, सोवियत संघ से भी सैनिक और आर्थिक सहायता लेता रहा, सैनिक संधि तक जो है सोवियत संघ से की, लेकिन अमेरिका भी उसका एक बहुत ही बड़ा एक तरह से व्यापारिक पार्टनर रहा है भारत का। तो ये राष्ट्र दोनों गुटों से ही आर्थिक और तकनीकी सहायता लेकर के अपना विकास करना चाहते थे। इसलिए भी इनकी आपसी झगड़े से या इनके आपसी विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, शीत युद्ध से अपने आप को दूर रखना चाहते थे। तो ये हैं प्रमुख कारण गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले, गुटनिरपेक्षता के उदय के लिए जो जिम्मेवार रहे हैं। तो एक तरह से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जो 1945 के पश्चात स्वतंत्र हुए, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र होते ही इन्होंने देखा कि संपूर्ण विश्व में तनाव का माहौल है, विश्व की राजनीति दो गुटों में बटी हुई है,
और इन्होंने ये अनुभव किया कि हम इन दोनों गुटों से ही अपने आप को अलग रखेंगे, वो एक अलग मार्ग विश्व को देंगे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आंतरिक नीति अपनाएंगे। तो स्वतंत्र विदेश नीति, आंतरिक नीति, स्वतंत्र रीति नीति अपनाने का जो उनका तरीका था, इसी को एक तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। धन्यवाद।